इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता के बारे में हमने देखा है कि किस तरह से सियासी पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल इसके ऊपर बहस करते हैं, इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसके फायदे गिनाते हैं, कुछ लोग इसके नुकसानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि समान नागरिक संहिता आखिर होती क्या है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए शादी, तलाक, विरासत, बच्चे के गोद लेने के जो कानून हैं, उसमें एक रूपता के जो प्रावधान है, उसकी बात करते हैं। मसलन अगर आप मुसलमान हैं, आपके लिए जो शादी के कानून बनेंगे, आपके लिए जो तलाक के कानून हैं, वही कानून हिंदू के ऊपर भी लागू होंगे। वही कानून जो आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, वही कानून पारसियों के ऊपर भी लागू होंगे। तो यहां पर एक अनुरूपता की बात की जाएगी ताकि अदालत के समक्ष जितने भी लोग प्रस्तुत होते हैं न्याय पाने के लिए, उन तमाम लोगों में एक रूपता आ जाए। वो तमाम लोग कानून के सामने एक ही कानून के जरिए उनको इंसाफ मिलने की बात की जाए, एक ही कानून के जरिए उन सभी लोगों को इंसाफ दिया जाए। तो पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है, उनको जो विनियमित करने की बात की जा रही है, रेगुलेट करने की बात की जा रही है, तो वो एक जैसी हो जाए। आपको बताते चलें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर अगर आपको बताते चलें कि संविधान में वर्णित यह बात भी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करने के लिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता है। अब आपको बताते चलें कि बहस का विषय क्या है। सबसे पहले कानून और न्याय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास संसद को निर्देश देने के लिए कि इस मुद्दे में वो कोई कानून बनाए, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम संसद में बैठे हैं। लिहाजा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर वाद विवाद करेंगे, इसके ऊपर बहस होगी और संसद के तमाम लोगों के साथ बहस के बाद, विचार करने के बाद इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। लिहाजा इसके ऊपर जितनी भी पीआईएल्स को दायर किया गया है, यानी कि जनहित याचिकाओं को दायर किया गया है, उन्हें खारिज कर दिया जाए। अब आपको बताते चलें कि जितनी भी यहां पर जनहित याचिकाएं डाली गई हैं, जितनी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल्स को फाइल किया गया है, उसमें याचिकाकर्ताओं की डिमांड क्या है। याचिकाकर्ताओं ने शादी, तलाक, भरण पोषण और गुजारा भत्तों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने की व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता की बात की है। यानी कि जो कानून आपके ऊपर लागू हो रहा है बतौर मुसलमान, वही कानून एक हिंदू के ऊपर भी लागू हो। मेंटेनेंस के लिए खासकर अगर हम देखें तो जिस तरह से अलग अलग मजहबों में अलग अलग कानून बना हुआ है, तलाक के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, तो उसमें एक रूपता की बात की गई। उसके साथ ही साथ ये बात भी की गई कि याचिकाकर्ताओं ने इसमें यह भी जिक्र किया कि तलाक के कानूनों तथा बच्चा गोद लेने एवं संरक्षता के लिए एक समान कानून बनाया जाए, जिसकी जरूरत है, जिसके लिए तमाम लोगों को एक रूपता के साथ उसमें समझा जाए ताकि इससे अदालतों को आसानी हो, इससे जनता को आसानी हो। इस पूरे मामले में सरकार का क्या रुख है? सरकार के रुख की अगर बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्योंकि ये कानून और नीति का मामला है, जनप्रतिनिधियों के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वो कानून बनाएंगे। विधायिका को कानून पारित करने तथा वीटो की शक्ति का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। विधि मंत्रालय ने विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए, उसके बारे में तमाम तरह की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो तमाम जानकारियां हैं, उसे इकट्ठा करने के लिए और समुदायों की जांच करने के लिए, अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की संवेदनशीलता को समझने के लिए, उसके गहन अध्ययन के आधार पर विचार करने के लिए सिफारिश की कि ये तमाम मुद्दों को नजर में रखते हुए हम इस फैसले पर पहुंचेंगे कि किस तरह से समान नागरिक संहिता लागू की जाए। क्योंकि अलग अलग मजहब को समझने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको हर मजहब के जो अलग अलग कानून हैं उनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, उनको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी एक मतलब एक आम रास्ते पर आप निकल पाएंगे, एक समान रास्ते पर आप पहुंच पाएंगे कि हर मजहब के हिसाब से कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा अनुकूल है अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो। अब इसके लिए आपको बताते चलें कि इस पूरे कानून की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें पृष्ठभूमि क्या है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कहां से इसकी जरूरत महसूस की गई।
सबसे पहले आपको बताते चलें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हिंदुस्तान में थी, जब उनकी हुकूमत थी हिंदुस्तान के ऊपर, तब साल 1835 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे मसलों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की ज़रूरत के ऊपर बात की गई थी और ये वहाँ पर ज़रूरत समझी गई कि ऐसा कोई कानून हमारे साथ होना चाहिए। हालाँकि इस कानून से हिंदू और मुसलमान को बाहर रखने की सिफ़ारिश की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिर में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि की वजह से सरकार को साल 1941 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए बीएन राव समिति गठन करने के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के लिए निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि इससे मुसलमान, पारसी और ईसाइयों को अलग रखने के लिए व्यक्तिगत कानून मौजूद थे। यह हमारा समान नागरिक संहिता के ऊपर पहला वीडियो है। इसके अगले पार्ट में हम आपको बाकी की जो जानकारियां हैं, सरकार इसको कैसे ड्राफ्ट करेगी, सरकार इसको कैसे बनाएगी और कैसे लागू करेगी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आपसे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।